गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 2025 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। इटुटेरिया पब्लिकेशन का फ्रेंड्स बुक है ये, जिसमें कि टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज हम लोग इस बुक का सेट नंबर 5 देखेंगे, टोटल 100 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और इससे पहले का जो सेट नंबर 4 तक का जो वीडियो अपलोड किया गया है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया, आप लोग यहाँ से देख लीजिए या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग वहाँ से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करके रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस सेट का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, कह रहा है इसमें कि अमृत धरोहर योजना का संबंध निम्न में किससे है। राइट आंसर इसका आर्द्र भूमि से हो जाएगा। ठीक है, अमृत धरोहर योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य आर्द्र भूमियों को संरक्षित करना तथा इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। तो अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है? आर्द्र भूमि से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। सही है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से। ठीक है फ्रेंड्स, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि निष्प्रभावी हो सकती है यदि जनसंख्या का आकार निरंतर बढ़ता रहे। ऐसी स्थिति में यह सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि तटस्थ या व्यर्थ हो जाती है। याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब इसको देख लीजिए। दिया है इसमें कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था। तो उस समिति का नाम था राघवन समिति। ठीक है, वी.एस. राघवन समिति की अनुशंसा पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को निरस्त कर इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लाया गया था। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा फ्रेंड्स कि निम्न में क्या भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। तो वह है असंगठित क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में असंगठित क्षेत्र के योगदान का आकलन करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र द्वारा उत्पादन एवं आय के आंकड़े किसी भी संस्थान द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो इसलिए असंगठित क्षेत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। तो वह हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, सक्षमता उपागम। ठीक है, सक्षमता उपागम के विकास में प्रोफेसर अमर्त्य सेन का बहुमूल्य योगदान रहा है। इस उपागम का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं कल्याण की बहुआयामी लक्षणों का विकास एवं व्यक्तिगत विषमता को दूर करना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1917 ईस्वी में। ठीक है, कब पारित किया गया था? 1917 ईस्वी में चंपारण कृषि कानून पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, चलिए इसको देखते हैं। जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। राइट आंसर अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। वेवेल ने भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने वाला अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए विस्तृत योजना 14 जून 1945 को प्रस्तुत किया, जिसे वेवेल योजना कहा जाता है। और 25 जून से 14 जुलाई के मध्य शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत किया गया। सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि कमियोटी प्रथा किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित थी। तो यह थे बिहार एवं उड़ीसा क्षेत्र में। ठीक है, कमियोटी प्रथा जो है ये बिहार एवं ओडिशा में सर्वाधिक प्रचलित थी। इस प्रथा के अंतर्गत कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कमियां जाति के लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले में जीवन भर उनकी सेवा करते थे। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर होगा। चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया है फ्रेंड्स इसको देखते हैं।
दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी? राइट आंसर 1611 ईस्वी हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा पहली कोठी 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान निम्न में कौन था? राइट आंसर इसका सुबुक्तगीन हो जाएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था। याद रखिएगा, प्रथम मुसलमान की बात हो रहा है जो कि अरबी था। ठीक है, जबकि भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम तुर्की मुसलमान सुबुक्तगीन थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 11। देखिए, इसमें कह रहा है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये किया गया था हरिपुरा अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था और इस समिति का गठन 1938 ईस्वी में हुआ था। 1938 ईस्वी में इस समिति का गठन हुआ था और इस समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। वर्ष 1938 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा सत्र की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? तो शासक का नाम था देवराय द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के चौथे शासक देवराय द्वितीय ने ही मुस्लिमों को पहली बार सेना में स्थान दिया। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ऋग्वेद में कितनी बार गंगा नदी का उल्लेख किया गया है? तो फ्रेंड्स सही आंसर इसका हो जाएगा एक बार। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख जो है केवल एक बार किया गया है। याद रखिएगा, गंगा का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है किया गया था, ये भी जरूर याद रखिएगा। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। ठीक है, जबकि सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है और इसमें सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न विद्रोहों का कालक्रम के कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? तो सही व्यवस्थित फ्रेंड्स हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह और पावना विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जो है ये 1763 से 1800 के बीच हो जाएगा। उसके बाद जो नील विद्रोह है फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है 1859 से 1860 के दौरान हुआ था। 1859 से 1860। और ये जो पावना विद्रोह है ये 1873 से 1876 ईस्वी के दौरान हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल यानी कि अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था? राइट आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1915 ईस्वी। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 ईस्वी में काबुल में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था। स्वयं को राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री बनाते हुए भारत की अस्थायी गणतंत्रात्मक सरकार का गठन किया और इस सरकार को जर्मनी तथा रूस द्वारा मान्यता प्रदान भी करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दिया है साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना निम्न में किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बी और सी दोनों हो जाएगा। देखिए, शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये 1878 ईस्वी में, याद रखिएगा 1878 ईस्वी में आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री के द्वारा किया गया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ओदंतपुरी विहार का निर्माण निम्न में किसने करवाया था? तो ये करवाया था गोपाल ने। उदंतपुरी बिहार का निर्माण पाल वंश के शासक गोपाल ने करवाया था और इसकी स्थापना 7वीं शताब्दी में हुआ था। ये भी जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दिया है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1992 ईस्वी में। एड्स की रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1992 ईस्वी में करी गई और जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सही आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लीजिए, बार्क में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा कनाडा। बार्क यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे मुंबई में स्थापित एक अनुसंधान केंद्र है और इसमें साइरस तापीय रिएक्टर को
1954 ईस्वी में, ठीक है, 1954 ईस्वी में कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुपर कंडक्टर के आविष्कारक निम्न में कौन है। तो इसके आविष्कारक फ्रेंड्स हो जाएगा एच कामेरलिंग। एच कामेरलिंग जो है ये सुपर कंडक्टर के आविष्कारक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर होगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 में दिया है डीपीए समाचार एजेंसी का संबंध किस देश से है। तो इसका संबंध है जर्मनी से। डीपीए समाचार एजेंसी का संबंध किस देश से है, तो वह है जर्मनी से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। आइए फ्रेंड्स, अब अगला जो प्रश्न है इसको देखेंगे। दुनिया का पुलिसमैन के नाम से निम्न में किसे संबोधित किया जाता है। राइट आंसर सुरक्षा परिषद हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग होते हैं। पहला हो जाएगा महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक सामाजिक परिषद, चौथा है प्रन्यास परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा सचिवालय है। और इसकी जो सुरक्षा परिषद है उसे ही दुनिया का पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है, और जो महासभा है उसको विश्व की लघु संसद के रूप में भी जाना जाता है। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश संयुक्त सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो वह देश है सोमालिया। ठीक है, जनवरी 2025 में यूएनएससी का अस्थायी सदस्य के रूप में सोमालिया को शामिल किया गया है, और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अहम इकाई है। इसका दायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है फ्रेंड्स। और इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य देश है तथा 10 जो है वह अस्थायी सदस्य देश है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक किस वर्ष के वक्फ अधिनियम में संशोधन करता है। तो वह हो जाएगा 1995। वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन कर इसका नाम संयुक्त वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 कर दिया गया है। देखिए, यह अधिनियम भारत में वक्फ संपत्ति को नियंत्रित करता है, और इस्लामी मान्यता से धर्म के आधार पर दान की गई चल या अचल संपत्ति वक्फ कहलाती है। नए विधेयक के अनुसार कैग CAG वक्फ के खातों का ऑडिट कर सकता है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, देखिए इसमें कह रहा है कि हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल की खोज किस देश में की गई है। तो ये खोज हुआ है मैक्सिको में। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, मैक्सिको में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बात करें अगर ब्लू होल की, तो ब्लू होल ऊर्ध्वाधर समुद्री गुफाएं हैं जो हिमयुग के दौरान हजारों वर्षों में हिमनद के द्वारा निर्मित हुई थी। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की। निम्न में कौन शामिल नहीं है। राइट आंसर इसका कोई नहीं, यानी कि इनमें से सभी शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना को किस बजट में पेश किया गया था। तो इसे पेश किया गया था 2017-18 में। चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों के गुमनाम दान का एक रूप है, जिसे 2017-18 के बजट में पेश किया गया था, और 2018 में चुनावी बॉन्ड को लॉन्च किया गया था। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया गया। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न जो दिया है फ्रेंड्स, चलिए इसको देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में किस राज्य के चराइदेव मोइदम को यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया। तो ये इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। देखिए, असम के चराइदेव जिले में स्थित मोइदम को जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, और यह चीन से आई ताई आहूम जनजातियों के राजाओं का कब्र स्थल है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग का उद्घाटन किया, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है ठाणे बोरीवली ट्विन टनल।
भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग जो है ठाणे बोरीवली सुरंग होगी। यह बोरीवली और ठाणे को जोड़ेगी और सुरंग की लंबाई जो है वह 11.8 किलोमीटर है, यह भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आइए फ्रेंड्स, अब अगला जो प्रश्न है इसको देखते हैं। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, मुंबई। मर्सर द्वारा जारी इस सूची में 226 शहरों का विश्लेषण किया गया और इसमें भारत का जो सबसे महंगा शहर है वह है मुंबई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए इसमें कह रहा है कि वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? राइट आंसर जेपी नड्डा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, राज्यसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री द्वारा नामित होता है और यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं तो वही सदन का नेता होता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में हुए चुनाव में कौन ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए? तो वह है मसूद पेजेस्कियान। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का अजरबैजान प्रांत में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और ईरान में चुनाव के बाद सुधारवादी मसूद पेजेस्कियान नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, दिया है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो इसमें वृद्धि हुई थी 8.2% की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है विक्रम मिस्त्री हो जाएगा। ठीक है, भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस के 1985 बैच के अधिकारी विक्रम मिस्त्री को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है और ये विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट हो जाएगा, बिहार के कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? टोटल जो है फ्रेंड्स हो जाएगा, देखिए 2 महिलाओं को। ऑप्शन नंबर जो ए है, बिहार की 2 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें दिया गया, माफ़ कीजिएगा, जिसमें स्वर कोकिला के नाम से मशहूर स्वर्गीय शारदा सिन्हा तथा सुजनी कला में निपुण निर्मला देवी को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका रूस हो जाएगा। देखिए, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल श्री नरेंद्र मोदी को रूस की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा दिया गया है और यह रूस का सर्वोच्च सम्मान है और यह सम्मान पाने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रिमपैक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। देखिए, रिम ऑफ द पैसिफिक रिमपैक द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास है। इसकी मेजबानी अमेरिका द्वारा की जाती है और भारत का INS शिवालिक इसमें भाग लेगा, ये भी जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका गौतम गंभीर हो जाएगा। ठीक है, गौतम गंभीर जो है ये भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं और इस पद पर उनका कार्यकाल दिसंबर 2027 तक रहेगा, 2027 तक। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने जीता? मनु भाकर इसका सही आंसर है। देखिए, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया और भारत के लिए पहला पदक मनु भाकर ने 10 मीटर एयर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? तो वह है तेगवीर सिंह। तेगवीर सिंह ने 5 साल की उम्र में अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बने हैं और तेगवीर सिंह पंजाब के निवासी हैं। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, दिया है इसमें कि आगामी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? सही आंसर इसका बिहार हो जाएगा। ठीक है, देखिए, हॉकी इंडिया ने घोषणा की है कि आगामी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 बिहार के राजगीर में होगा और यह आयोजन हॉकी इंडिया और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास से होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया?
तो सतीश कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 43 दिया है फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ है बीड़ा उठाना। ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर दिया गया है। सांसारिक का शुद्ध रूप क्या है, सही हो जाएगा। देखिए इसका सांसारिक यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया है ये बिल्कुल सही है। निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा, नी प्लस रोग। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, तो वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है शब्द, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच इज़ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस दिया है ऑनेस्टी एंड अपराइटनेस ऑफ कैरेक्टर। सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए इंटरग्रिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है द मर्डर ऑफ वंस मदर, ये कहलाएगा मैट्रिसाइड। ठीक है, क्या कहलाएगा, मैट्रिसाइड कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही। नेक्स्ट सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव या एक्टिव वॉइस। सम वॉइस वी आर हेल्पिंग द वांटेड मैन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया यही हो जाएगा। द वांटेड मैन वेयर बीइंग हेल्प्ड बाय सम वॉइस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगले प्रश्न में कह रहा है ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या है पूछा जा रहा है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऋषि का, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स इसको देख लीजिए, विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट के निम्न दर्रे को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाएं। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर जो सजाएंगे सबसे पहले क्या हो जाएगा, सेनकोटा हो जाएगा सबसे दक्षिण। उसके बाद जो उसके आगे हो जाएगा वो हो जाएगा पाल घाट, नेक्स्ट भोर घाट, और सबसे उत्तर की ओर हो जाएगा थाल घाट, यानी कि ए। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न दिया है इसमें, विश्व में कितने ऐसे भू आवेष्टित देश है जो दोहरे भू आवेष्टित है। तो देखिए दो ऐसे देश है। ठीक है, दो ऐसे देश है और वो दो देश है उज्बेकिस्तान तथा लिचेंस्टीन। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में स्थित है। तो उस झील का नाम है मिशिगन झील। मिशिगन झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। जबकि बात करें सुपीरियर झील की, तो देखिए सुपीरियर झील हो गया, ईरी झील हो गया और हरून झील हो गया, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा कनाडा में भी स्थित है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या कहलाती है। तो इसे ट्रोपोफाइट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति ट्रोपोफाइट कहलाती है। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोरियोलिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहाँ पर होता है। न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वह हो जाएगा किलायु। ठीक है, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है, जो हवाई द्वीप यूएसए पर है। और सक्रिय ज्वालामुखी में अक्सर उद्गाव होता है और वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या लगभग कितनी है, तो लगभग है 500। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है। तो उस ग्रह का नाम है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में लगभग 10 घंटे का समय लगता है, जो सौरमंडल में स्थित अन्य ग्रह से कम है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया है इसमें कि भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण को रोकने के लिए किस वर्ष जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया। सही आंसर है 1974 ईस्वी। भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण को रोकने के लिए वर्ष 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया, जिसे 1988 ईस्वी में संशोधित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो बी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सासाकावा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था या संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है।
राइट आंसर इसका UNEP हो जाएगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा जो है सासाकावा पुरस्कार प्रदान किया जाता है और यह पुरस्कार पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योगदान करने वाली व्यक्ति तथा संस्था को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रकरण आते हैं। राइट आंसर 3 प्रकार के हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं। कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा संवैधानिक, दूसरा दीवानी और तीसरा हो जाएगा फौजदारी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के नए संसद भवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए ऑप्शन जो दिया है फ्रेंड्स इसको देख लीजिए और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, सभी कथन जो है देखिए ये सत्य हो जाएगा। इसका आकार त्रिकोणीय है। नए संसद भवन के छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया, ये भी सही है। इसके निर्माण में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, ये भी सही है। और नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार थल, जल एवं नभ को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी दिया है इनमें से सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है अब इसको देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस किस राज्य की लोकसभा में सदस्यों की संख्या समान है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है सही हो जाएगा 1 और 3, यानी कि यहाँ पे राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड तथा असम राज्य की लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो है यहाँ पे समान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स झारखंड और असम, ठीक है, झारखंड और असम में जो है लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 हो जाएगा। जबकि बात करें राजस्थान और आंध्र प्रदेश की तो वहाँ पे लोकसभा सदस्यों की संख्या है 25। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि सभी कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। तो वह है 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो पहली बार जो निर्वाचन इनका हुआ था वह हुआ था बंगाल से। ठीक है, कहाँ से हुआ था? बंगाल से हुआ था। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया था। बात करें फ्रेंड्स भारतीय संविधान के निर्माण में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो देखिए इसमें समवर्ती सूची का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के से ही संविधान से लिया गया है। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन भी लिया गया है और संसद के दोनों संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं? टोटल 18। ठीक है, याद रखिएगा टोटल 18 विषय प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता प्रदान की गई? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 26। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता की बात करी गई है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? इनमें से सभी भारत के महान्यायवादी का, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक और एक राज्य का राज्यपाल, सभी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। उपरोक्त सभी हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 पिकोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10⁻⁻12 ग्राम हो जाएगा 1 पिकोग्राम के बराबर। उसके बाद जो अगला प्रश्न होगा चलिए अब इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 72। दिया है फ्रेंड्स इस प्रश्न में कि किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सेलिनोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया है सही हो जाएगा।
पेंडुलम घड़ी निम्नलिखित में से किस ऋतु में तीव्र गति से चल सकती है? तो शीतकाल जो है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चल सकती है क्योंकि आवर्त पथ तथा आवर्तकाल घट जाता है, जबकि ग्रीष्मकाल में इसका आवर्त पथ तथा आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्मकाल में धीरे चलती है और वह सुस्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेज निम्न में से किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो ये उत्तल लेंस के बने होते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस जो है देखिए केंद्र पर मोटा परंतु किनारों पर पतला होता है और इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यह लेंस प्रकाश की किरणों के समांतर पुंज को अभिसरित करता है। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का उपयोग पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेज में भी किया जाता है और यह लेंस दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु भी प्रयुक्त होता है। इसको भी जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है सही आंसर होगा। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि एल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है इसलिए। तो ऑप्शन नंबर जो डी है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तरंग की लंबाई सर्वाधिक होती है? तो वह है माइक्रोवेव। ठीक है, माइक्रोवेव जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता? कैडमियम इसका सही आंसर है। देखिए सभी रेडियो एक्टिव पदार्थों का परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कैडमियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, अतः यह परमाणु ईंधन श्रेणी में नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो उस रसायन का नाम है सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, देखिए क्लाइड सीडिंग मौसम में बदलाव लाने की एक प्रक्रिया है और जिसमें बादलों से इच्छानुसार वर्षा कराई जाती है। साधारणतः क्लाइड सीडिंग प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे तत्व प्रयोग में लाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? यूजेनॉल। लौंग तेल का प्रमुख घटक यूजेनॉल है। यह एक प्राकृतिक दर्द निवारक तथा एंटीसेप्टिक है और इसका प्रयोग दांतों के दर्द को दूर करने में बखूबी रूप से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा मेथेन जो है ये दोनों गैस बायोगैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1 और 3 दोनों हो जाएगा। टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक है और नियोप्रीन संश्लेषित रेशा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब अगला जो प्रश्न होगा फ्रेंड्स इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 82 इसमें कह रहा है विरंजक चूर्ण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? विरंजक यहाँ पे विरंजक हो जाए। विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलय होता है, ये असत्य कथन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकेल का प्रयोग होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? इनमें से सभी कैल्साइट, फॉस्फोराइट, फ्लूओरास्पर ये सभी जो है कैल्शियम के अयस्क हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। अम्लकण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो वह हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का व्यापक रूप से खाद्य परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र जो होता है फ्रेंड्स वो होता है NaC7H5O2, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 87 इसमें कह रहा है कि अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता है अपमार्जक। ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गौण उपभोक्ता तृणभक्षी जो यहाँ पे दिया गया है ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं होगा। तृणभक्षी गौण उपभोक्ता ना होकर प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स विषाणु के द्वारा।
ठीक है। इस रोग से ग्रस्त रोगी पानी के सामान्य प्रयोग से नहीं डरता, लेकिन नदी, झील, समुद्र पास जाने से या फिर तैरने से घबराता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद है? इनमें से सभी हो जाएगा। कपूर, काशनी यानी कि चिकोड़ी, वनीला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या होता है? तो वह है परागकोश। ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, चलिए इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 92। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पौधों के विकास के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह हो जाएगा सिक्रेटिन। ठीक है, सिक्रेटिन। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है सिक्रेटिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला जो प्रश्न है इसमें कह रहा है, जैसे जैसे मनुष्य वृद्ध होते हैं सामान्यतः उसके रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका रक्तदाब जो है वह बढ़ जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ए है सही आंसर होगा। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण निम्नलिखित में से किससे होता है? तो ये होता है प्रोटीन से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 96 का फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 97 का फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 98 नंबर जो प्रश्न है इसको देख लीजिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 99 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन दिया है इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं पिछले सेट की तरह ये सेट भी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। जरूर देखिएगा फ्रेंड्स इस सेशन को, और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि इस सेशन का क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा और इसमें आप लोग टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए। ठीक है, तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।